ठीक है, fine. So we were discussing that we learned an important lesson. The savings of a particular country, they assume important proportions because one, it is necessary to create the ecosystem for a sustained growth over a long period of time. And the second part is it reduces the dependence on foreign savings or foreign assistance. And that is how it is very important for sustained development of an economy. That savings rate is high. We also discussed that these are not only hypotheses or mere assumptions or presumptions. No, we have real world examples in front of us. You take the example of China, you take the example of Southeast Asian countries or tigers as they call it. चाहे वो एशियन टाइगर्स की बात करिए, चाइना की बात करिए, ताइवान की बात, इन सब की बात करिए, आप पाएंगे जापान, इवन जापान, सेविंग रेट्स का बहुत हाई होना, that has contributed to the phenomenal growth of these economies. वो ये एक एस्पेक्ट है जो हमारे आपके जनरल डिस्कशन करते समय रह जाता है. इधर उधर की बात तो चाइना मॉडल सब करते हैं, लेकिन असली अंदर क्या चल रहा है, ये एस्पेक्ट एक यूपीएससी के सिंसियर स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि ये है मेन जो फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं, उनमें से एक ही है सेविंग्स रेट का हाई होना. हमने ये भी सीखा था कि सेविंग्स के जो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो हाउस होल्ड सेविंग्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स और गवर्नमेंट सेविंग्स, तीन भाग में आप बांट सकते हैं. हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट, इन तीनों को मिलाकर प्राइवेट सेविंग बोला जाता है, और जो गवर्नमेंट की सेविंग है उसे पब्लिक सेविंग्स बोलते हैं. इनको एक टर्म फिस्कल सरप्लस का भी है, मैंने आपको ये भी बताया था कि फिस्कल जैसे ही शब्द आ जाए फिस्कल, वैसे ही समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के फाइनेंस की बात हो रही है. ठीक है, जब फाइनेंसेस की बात, जैसे फाइनेंशियल और फिस्कल, ये जो टर्म है, फाइनेंशियल एक ऐसा शब्द है जो हमारे आपके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी फिस्कल कंडीशन ठीक नहीं है. अंडरस्टैंड, फिस्कल टर्म जो है वो गवर्नमेंट के रेफरेंस में मोस्टली यूज होता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो प्राइवेट सेविंग और पब्लिक सेविंग में बांट सकते हैं. अब जबकि आप कल का क्लास कर चुके हैं तो आप तुरंत इस बात को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि हम ये जानते हैं कि इंडिया में इन तीनों में से किसका पैटर्न क्या रहा है कि नहीं है. आप जानते हैं कि जो है जो हाउस होल्ड सेविंग का जो परसेंटेज रहा है बहुत डोमिनेंट रहा है हमेशा से, यानी इंडिया को पैसा अवेलेबल कराने वाला जो मेन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर है. उनकी सेविंग्स जो होती है वो इंपॉर्टेंट रहती है. धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो धीरे धीरे ग्रो किया है और बेटर परफॉर्म करना शुरू किया है, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है हिस्टोरिकली जो है वो थोड़ा सा जो है वो लेम रहा है, धीरे धीरे किसी तरह से जो है वो पीछे रह गया है, स्लगिश रह गया है. पब्लिक सेक्टर सेविंग्स के मामले में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बारिंग अ फ्यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स व्हिच हैव जनरेटेड सरप्लस. बाकी जगहों पर आप देखते हैं कि अच्छे से. उसका कारण ये भी है कि मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज हैं. उसका कारण यह है कि जिस फील्ड में नहीं जाना चाहिए उस फील्ड में भी कई पब्लिक सेक्टर जो है वो कहीं कहीं गया, और उसका कारण यह भी है कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर एक कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो प्रॉफिटेबल हों ये जरूरी नहीं है, और इसीलिए उन्हें पब्लिक सेक्टर को सरप्लस क्रिएट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है. इट इज नॉट वेरी इजी. ये सारी चीजें हमने सीखी. अब यहाँ पर आज हम थोड़ा सा उस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए तो आप देखेंगे कि अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट आज लाकर इसको समझेंगे कि फॉरेन सेविंग्स का क्या रोल है. अब जबकि आप जानते हैं कि टोटल सेविंग्स, एग्रीगेट सेविंग जो कहा जाता है, वो किसी भी कंट्री इकोनॉमी के टर्म्स में जब शब्द आवा एग्रीगेट, सकल वकल कुछ होगा इसका, एग्रीगेट जो है सेविंग्स की बात की जाए, पूरी बचत की बात की जाए, तो उसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट और फॉरेन तीनों आता है. ऑब्वियसली किसी इकोनॉमी के पास कितने ऑप्शन है, किसकी सेविंग्स को इस्तेमाल कर सकती है इकोनॉमी. प्राइवेट की कर सकती है. प्राइवेट में दो भाग हो गए, अब आप जानते ही हैं, दो भाग हो गए प्राइवेट में. एक हाउस होल्ड सेक्टर हो गया और दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, CS कॉर्पोरेट सेक्टर कह लीजिए, है ना, ये आप जान गए. प्लस तीसरा गवर्नमेंट हो गया, चौथा जो है फॉरेन सेविंग्स हो गया. ठीक, क्लियर है बात. अब यही ये जो एक लाइन खींची हुई है येलो कलर की यहाँ पर, ये समझ लीजिए कि भारत की जो है बाउंड्री, हिंदुस्तान की बाउंड्री है, ठीक है, एक इंडिया की. यहाँ अंदर जहां तक हो सके कंट्री को ट्राई करना चाहिए कि अपने अंदर के रिसोर्सेज में मैनेज हो जाए. अब ये ट्राई करना चाहिए का क्या अर्थ है, ट्राई करने का मतलब स्कोप ही क्या है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री किस तरह से गवर्न हो रही है. कल हमने एग्जांपल लिया था, किसका एग्जांपल लिया था, रशिया का एग्जांपल लिया था, ब्रिटेन का एग्जांपल लिया था, और फिर इंडिया की बात की थी. आपको ध्यान होगा कि जो ट्राई करना चाहिए कि अंदर से ही काम चल जाए, एक बलपूर्वक कर सकते हैं आप. बलपूर्वक करने का अर्थ यही हुआ कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उन पर न जाकर थोड़ा सा सोशलिस्टिक इंटरवेंशन किया जाए, कम्युनिस्ट इंटरवेंशन करके, और आप बोल दीजिए कि आप कंजम्पशन पे हम टैक्स लगाते हैं, तो लोग कंजम्पशन लोगों का अगर डिस्करेज हो जाएगा तो वो सेविंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सेविंग करने को मजबूर हो जाएंगे.
मरता क्या ना करता है सिचुएशन में सेविंग्स ही हो जाएंगी, और फिर आप अपने इंस्ट्रूमेंट जो है डिवाइस करके उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। रशिया मॉडल हो गया। ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस इटसेल्फ, जो रिम्यूनरेशन और वेजेस होती है उन्हें ही जो है रीजनेबली कम रखा, तो पब्लिक के हाथ में पैसा ही जो है वो उतना ही जाए जितना उनके लिए जरूरी है, बाकी जो है सरकार उसे इस्तेमाल कर सके। एक ये तरीका हो गया लो वेजेस करने का, एक हो गया। तीसरा तरीका इंडिया में है कि इंडिया को जो है इस तरह के जो है मूड्स नहीं अपना सकता था ड्यू टू इंडियाज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, एंड दैट इज व्हाई इंडिया चोज टू गो फॉर ग्रेजुअल कैपिटल एक्यूमुलेशन। धीरे 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 है, उसमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस को चूज किया गया कि पब्लिक सेक्टर जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन करवा देगा धीरे धीरे। उतने उस लेवल पे नहीं हो पाया, दैट्स ऑल राइट, लेकिन हमारा मॉडल यही था कि ग्रेजुअल कैपिटल एक्यूमुलेशन हो, और जब जरूरत पड़े, जब बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, तो फॉरेन थोड़ी बहुत फॉरेन डिपेंडेंस किया जा सकता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इफ आई रिमेंबर करेक्टली इन सब चीजों के लिए ओपन आइडियोलॉजी थी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन असिस्टेंस ले लेने में क्या दिक्कत है, फॉरेन सेविंग्स को भी मोबिलाइज किया सकता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कर देंगे, अब नहीं है पैसा तो क्या करेंगे, उधार लेना ही पड़ेगा, फाइन, दैट्स ऑल राइट। लेकिन बहुत हार्श लेसन्स लर्न किए हमने, वही इंडिया पाकिस्तान वार और ये और वो सब जब हुए, तो जो रवैया था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, उससे हम बहुत डिस्करेज हुए, और तब हमने फिर सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान से ही ये जो है अपने लेसन्स जो है धीरे धीरे ठीक करने शुरू कर दिए। हमने सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में यही स्ट्रेटजी रही कि नहीं भैया मिनिमम फॉरेन सेविंग्स का इस्तेमाल करना है, जहां तक हो सके अपने यहीं पे काम चलाइए भैया, फॉरेन सेविंग्स का इस्तेमाल मिनिमम करना है, और सेविंग्स को फिर जब ये स्थिति आ गई है तो सेविंग्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इंडिया ने सेविंग्स को इंप्रूव करने के लिए क्या किया बताइए आप, नहीं ध्यान हो तो देखिए, ये देखिए ये देखिए देखिए, हाँ कल ये देखा था ना हमने, बीच बीच में अब मैं आपको इनपुट देता रहता था कि देखो इंडिया ने जो है आरबीआई आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, इस तरह की चीजें हुई थी कि नहीं हो गई, एलआईसी यूटीआई की सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाए, भाई हम नहीं डिपेंड कर सकते बाहरी लोगों पे। तो कोशिश 1950-51 से ही शुरू हो गई थी, नो डाउट, लेकिन 67 से देखिए 1962 का युद्ध का जो है वर्ष हो गया। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्लोबल इवेंट का प्लानिंग के जो डिसीजन है उन पर इस प्रकार असर रहा है। मैं ये नहीं कहता, उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि ऐसे सवाल आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेजर 5 डिसीजन या 10 डिसीजन हुए हैं इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग के टर्म्स में, जिनका कि सीधा कनेक्शन रहा है किसी न किसी ग्लोबल इवेंट से, या इंडिया के अपने इंटर डोमेस्टिक किसी मेजर इवेंट से सीधा का सीधा लेना देना रहा है। जैसे कभी बहुत बड़ा दुर्भिक्ष या अकाल पड़ गया, तो उसके बाद के जो प्लानिंग पीरियड है उसमें कौन सी चीज जो है वो नई इनोवेट की गई या नहीं लाई, कौन सा मेजर डिसीजन लिया गया, युद्ध हो गया उसका क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह की चीजें थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। इंडियन की प्लानिंग सिस्टम का ओवरव्यू अभी हमने नहीं किया है, डोंट वरी, वो बाकी है, आप पढ़ेंगे उसको, चिंता न करें। तो ये आप समझ गए, या अब मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करना चाहता, आप ये समझ गए मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर यह था कि इंडिया का प्लानिंग प्रोसेस फॉरेन सेविंग्स को मिनिमम डिपेंड रहा है फॉरेन सेविंग्स पर, इसके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग एफर्ट्स किए गए, और मेन फोकस सभी एफर्ट्स का क्या था कि हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स जो है उन्हें जो है इंप्रूव किया जाए। अब जब यहां तक समझ गए, ये कल की बात होगी, अब जब समझ गए यहां तक तो थोड़ा आगे आते हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस जो लेफ्ट साइड में जो मैं क्लीन कर दे रहा हूं, अब इसे ध्यान से देखिए, आप फॉरेन सेविंग्स जहां लिखा है उसे ध्यान से देखिए, और ये बीच की येलो लाइन जो है उसे आप बाउंड्री समझ लीजिए, ठीक है, ओके। अब अगर हमारी सेविंग्स जो है वो कम पड़ गई, ठीक है, तो एग्रीगेट सेविंग्स का ये जो गैप है उसको फिल करने के लिए फॉरेन सेविंग्स के ऊपर हमको डिपेंड होना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है सेविंग्स का या मनी का, जितने भी तरह का फंड फ्लो है, ध्यान से समझ लीजिए, फंड फ्लो किसी भी प्रकार का हो, यानी एक कंट्री का फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का बाकी की दुनिया से जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, कितना आया कितना गया, इनकम आया, सेविंग आया, ये हुआ वो हुआ, इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, जितने भी तरह का हो सकता है, जो लेखा जोखा है उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। ये सब शब्द सुनते रहते होंगे तो जानते ही आप, वैसे बहुत कॉमन सेंस चीज है, आई डोंट वांट टू बी रिपीटेटिव अननेसेसरली, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई पूछे तो क्या होता है भाई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उस अकाउंट का नाम है जिसमें हमारे कंट्री से इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच का जो फाइनेंशियल वित्तीय जो रिलेशनशिप है, ठीक है, जो वित्तीय संबंध है उसको प्रदर्शित करने वाला जो लेखा है, जो अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइन। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जरा इमेजिन करिए भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट को चलो समझ के छोड़ दीजिए, अब आप इमेजिन करिए कि कंट्री से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या आदान प्रदान होता है,
जो किस प्रकार का फाइनेंशियल जो है एक्सचेंज होता है, बताइए क्या होता है। कुछ एग्जांपल ऐसे ही सोच डालिए जो हमारे और आपके कॉमन सेंस पर आधारित है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। लोन, कंट्री ने किसी से लोन लिया हुआ है या किसी को लोन दिया हुआ है, लोन हो गया। और क्या हो गया? ग्रांट्स, ग्रांट हो गई कि किसी ने हमको ग्रांट दे दिया, हमने किसी को ग्रांट दे दिया, इस चीज की सहायता जिसे कहते हैं, ठीक है, वो दे दिया। और क्या हो सकता है भाई? इंटरेस्ट पेमेंट, लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पता चला ब्याज जा रहा है, अच्छा भाई। और बाहर गल्फ गल्फ कंट्रीज में हमारे लोग कमा रहे हैं, उन्होंने जो पैसा भेजा, रिमिटेंसेस जिन्हें बोलते हैं, फॉरेन रिमिटेंसेस वगैरह, इसी तरह का चीज है ना। आई कैन कंटिन्यू गिविंग एग्जांपल्स बट यू गॉट द आइडिया कि जितने भी तरह के आदान प्रदान होते हैं, अब इनको कैटेगराइज अगर मैं करूं, कैटेगराइज करने की कोशिश करूं, तो कितने भाग में इसको बांट सकता हूं? तो कहा गया कि सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से समझ लीजिए। जो आ जा रहा है वो इनकम के नेचर का है कि एसेट के नेचर का है, बस इतना अगर आप कैटेगराइज कर ले जाएं कि जो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी प्रकृति क्या है, जो ट्रांजैक्शन है उसमें आने वाला या जाने वाला चीज क्या है, इनकम के नेचर का है या एसेट के नेचर का है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी को किराए पे घर देते हैं, किराए पे घर दिया, तो एसेट तो आपका ही है ना, आपने अपना एसेट उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया कि नहीं दिया? उसके बदले में वो रेंट देता है, वो रेंट क्या हुआ? वो आपकी इनकम हुई। समझ गए बात? ये एसेट और इनकम का डिफरेंस बहुत सीधे सीधे समझ लीजिए। किराए पे घर होता है, किराए एसेट यूज करने के बदले में वो आप किराएदार आपको पैसा देता है, तो वो क्या हो गया? इनकम हो गई। घर आपका क्या हो गया? एसेट हो गया। आपने किसी को लोन दे दिया, अपने पड़ोसी को लोन दे दिया, ठीक है, उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। ये लोन जो आपने पैसा दिया है वो आपका लिए क्या है? आपका एसेट है। आपका एसेट है क्योंकि वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। वो इनकम जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपने लोन उतना पैसा 5 लाख रुपया मान लीजिए दिया, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो देखिए इनकम जनरेट कर रहा है कि नहीं? तो एसेट हो गया आपका लोन जो आपने दिया, और उससे जो इंटरेस्ट आ रही है वो आपकी इनकम हो गई। इसी प्रकार एसेट और इनकम में अगर चीजों को बांट लिया जाए, तो जो अकाउंट इनकम के आदान प्रदान के लिए बनाया जाता है उसे करेंट अकाउंट कहते हैं दोस्तों। इनकम से रिलेटेड डेली आने वाली चीजें, ठीक है, उनको करंट अकाउंट कहते हैं। और जो किसी एक साल तक, यानी करंट, करंट का मतलब क्या हुआ? इसी साल का, ये इस साल का, ये इस साल का है, जिन चीजों को एक साल तक सीमित में रखा जा सके, जो कि बड़े लंबे पीरियड के लिए होते हैं, उन्हें कैपिटल, इसीलिए तो उन्हें कैपिटल, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल चीजें जो होती हैं उन्हें ही कैपिटल कहा जाता है ना। मशीन जो है, गाड़ी खरीद लिए, मोटरसाइकिल खरीद लिए, कार खरीद लिए, ये क्या है? कैपिटल एसेट है ना आपका, कई सालों तक चलेगा, बहुत सालों तक जाएगा। उसी चीज को आप दौड़ा दीजिए, किराए पे लगा दीजिए, उससे जो पैसा आ रहा है वो क्या हुआ? वो आपकी इनकम हो गई, वो करंट इनकम हो गई, इस साल की इनकम हो गई आप। लेकिन वो एसेट तो सालों साल रहेगा। इस प्रकार से अगर आप समझिए तो करंट अकाउंट में जो भी गुड्स, सर्विसेज और इनकम का आदान प्रदान होता है वो करंट अकाउंट में रखे जाते हैं। और इसके अलावा जो भी एसेट के नेचर का हो, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें जो एसेट के नेचर होती है, लॉन्ग टर्म वाली जो चीजें होती है, अभी सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप इसको जो है लकीर के फकीर मत हो जाइए कि सर ने बोला था कि जो लॉन्ग टर्म में वही कैपिटल हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं करें। अभी समझने के लिए समझ कि कैपिटल के नेचर का जो हो, यानी लॉन्ग टर्म हो, बड़ा हो, इन्वेस्टमेंट हो, रिकरिंग नेचर का नहीं हो, ठीक है, एक आध बार होता हो, ऐसी जो चीजें जनरली ऐसी चीजें होती है उन्हें कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। तो जो फ्लो ऑफ एसेट्स है वो कैपिटल अकाउंट है किसी कंट्री का, और फ्लो ऑफ इनकम जो है, ठीक है, हमने आपको सर्विस दिया, आपने हमें पैसा दिया, हमारे लोग गए गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा आ रहा है, ये क्या हुआ? करंट अकाउंट। समझ गए बात? ठीक है। और हमारे जो है, हमारे बाहर से बहुत सारा लोन इंडिया को दे दिया उन्हीं लोगों ने, चलो एग्जांपल, अभी बहुत बड़े एग्जांपल्स आप समझ जाएंगे। हमारी कुछ पॉपुलेशन जो है, मान लीजिए गल्फ कंट्रीज में काम कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रही है, तो सुना ही होगा न्यूज में आपने, कितने सारे सीईओज जो हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में या बाहर कहीं काम कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उनसे उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो फॉरेन जो है, फॉरेन रिमिटेंसेस करते हैं, उस प्रकार की जो प्राइवेट टाइप की जो रिमिटेंसेस हैं, ठीक है, उस तरह के हो गए। या किसी ने जो है, मान लीजिए लोन दिया हुआ है, आपने लोन दिया हुआ, उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। कंट्री ने किसी को, नेपाल को या भूटान को लोन दिया हो, उससे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो ये जो गुड्स, सर्विसेज और इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या है? करंट अकाउंट की चीज है, ठीक है, करंट अकाउंट की चीज हो गई। अब वही एग्जांपल ले लीजिए कि कोई बाहर से आता है, कोई बाहर का आदमी है, और वो जो है वो क्या चाहता है कि
इंडिया में मान लीजिए वो जो बैंक है, बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट कर देता है भारत का, बाहर का, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि इंडिया का बैंक है और उसमें कोई बाहर का इंस्टीट्यूशन या पर्सन मनी डिपॉजिट कर देता है, उसके बदले में अब इंडिया जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये जो मनी डिपॉजिट होने के लिए आया है बाहर से, वो क्या हुआ? कैपिटल अकाउंट हुआ। उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो क्या हुआ? करंट अकाउंट हुआ। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो जो मेन एसेट है वो कैपिटल अकाउंट में रहेगा, उससे रिलेटेड अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है ईयर आफ्टर ईयर, वो करंट अकाउंट में होगी। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, हम देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं आपसे अब कहूं कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनको सही कोष्ठक में भरना है, तो बताइए किसको कहां रखा जाए? आप इस पर दिमाग लगाइए जल्दी से, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगा, मुझे एश्योरेंस मिल जाएगा कि आप समझ गए हैं। इंटरेस्ट कहां रखा जाए, कैपिटल अकाउंट में कि करंट अकाउंट में? एक उंगली उठाओगे तो करंट अकाउंट समझूंगा, दो उंगली उठाओगे तो कैपिटल अकाउंट समझूंगा। बताओ भाई, इंटरेस्ट को कहां रखा जाए? ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा वो करंट अकाउंट का हिस्सा हो गया। डिविडेंड, ये डिविडेंड क्या होता है भाई? सब लोगों को मालूम है, क्लैरिटी है सभी को एकदम से कि डिविडेंड क्या होता है? क्यों भाई, क्या हैंग हो रहा है या क्या दिक्कत हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई एम आई नॉट एबल टू सी मूविंग फिगर्स? इज इट माय इंटरनेट व्हिच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम और योर्स? देखो मैं एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ, पता चल जाएगा। हाँ, आदि का तो आ गया, अभिनव का भी अभी आया। हाँ तो क्या, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, जब तक हो जा रहा है तब तक कुछ चालू रखते हैं, बाद में देखा जाएगा। ओके, सो वी आर हियर। तो इंटरेस्ट आप जानते हैं, इंटरेस्ट इनकम जो होती है, आपने ब्याज दिया हुआ, पैसा दिया हुआ, कहीं भी लगाया हुआ, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब पैसा लगाया था वो कैपिटल अकाउंट है। इंटरेस्ट जो इधर उधर से इंटरेस्ट जो पास ऑन हो रहा है इनकम के तौर पे, वो आपका करंट अकाउंट में हो गया। डिविडेंड क्या होता है? मैं कुछ जनरल इंपॉर्टेंस की चीजें भी आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी से जान लीजिए। डिविडेंड क्या होता है? अगर, अच्छा रहने दो, उस पर कभी और करेंगे, अभी इस पर फोकस रखते हैं। देखिए, जब कोई किसी कंपनी में पैसा लगाता है, उसके शेयर्स ले लेता है, तो शेयर्स ले लेना जो है वो, उसका अर्थ ये होता है कि अब हम तुम्हारे दुख सुख में भागीदार हैं, शेयर, इसीलिए उसको शेयर कहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर कुछ आन पड़ेगा तो भी हम उसको भाई सहेंगे, और आपके इक्विटी शेयर जिसे कहते हैं, मेन जो मेन शेयर्स की बात होती है उसे इक्विटी शेयर कहा जाता है। इक्विटी शेयर का अर्थ ये हुआ कि आप हमारे में पैसा लगा रहे हैं और उसके बदले में आपको उसी अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है, आप मालिक हैं कंपनी के आप। ठीक है, मेरे पास एक शेयर भी है टाटा का, तो टू दैट एक्सटेंट आई एम द ओनर ऑफ दैट कंपनी, अंडरस्टैंड? तो आप उसके मालिक हुए। उसके बदले में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भाई तुम्हें पैसा लगाए थे, उस पैसे से तुम बिजनेस किए, उस पैसे से जब तुम बिजनेस किए तो उससे तुम प्रॉफिट कमाए, तो मेरा जितना पैसा यूज करके, जितना परसेंट पैसा मेरा इस्तेमाल करके तुम प्रॉफिट कमाए थे, उसी अनुपात में अपने प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा हमको भी दे दो, यही मेरी अर्निंग हो जाएगी। समझ गए बात? डिविडेंड यही होता है, बस दैट्स ऑल। कि आपने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने उससे प्रॉफिट बना लिया, जो प्रॉफिट बना आपका जितना भी शेयर था उसके अनुपात में, प्रोपोर्शन में आपको पैसा मिल गया। तो जब मैं पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा वो पैसा शेयर में, वो करंट अकाउंट नहीं है। उस पर जो डिविडेंड मिलेगा वो करंट अकाउंट है, वो इनकम के नेचर का है कि नहीं है? इसी प्रकार जितने ट्रांसफर्स हैं, ग्रांट वगैरह हो गई, ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए और उसके वापस आने की कोई उम्मीद ना हो, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर। यूनिलैटरल पेमेंट हो गया, ग्रांट दे दिया किसी ने जिसको वापस करने की जरूरत नहीं है, इस तरह का, वो भी इनकम जैसी हो गई। प्राइवेट रेमिटेंसेज हो गए, अभी हम जो बात कर रहे थे कि हमारे लोग गए हुए हैं और वहां से वापस भेज रहे हैं पैसा। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉमर्शियल बोरोइंग्स, तो इनको यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ये इसको क्या करेंगे? कॉमर्शियल और एक्स्ट्रा कॉमर्शियल बोरोइंग्स को क्या करेंगे जी? ये करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है? सोच कर देखो। बोरोइंग्स, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ब्याज की, लोन की ही बात हो रही है अभी। तो अगर बोरोइंग्स, यस बोरोइंग्स है तो कैपिटल अकाउंट हो गया, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि बोरोइंग्स इनकम थोड़े होती हैं, वो तो आपको वापस करना पड़ेगा ना। जो पैसा बोरो किया वो आपकी इनकम थोड़े बन सकती है, वो तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये आपकी इनकम नहीं हो सकती, और क्योंकि इनकम नहीं हो सकती इसलिए इसे करंट अकाउंट में नहीं रख सकते। याद रखना हमेशा, इनकम जनरेट करने वाली चीजों का आदान प्रदान या इनकम का आदान प्रदान ही सिर्फ करंट अकाउंट में रहता है, फिनिश्ड। ठीक है, ऐसी चीज जिसके बेच देने से, जिससे ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया मान लीजिए हमने, ठीक है, सर्विस हमने दी, हमेशा के लिए सर्विस चली गई मेरे पास से, वो वापस नहीं आना है, और उसके बदले में इनकम मिल गया, करंट अकाउंट।
कोई सामान हमने एक्सपोर्ट किया, हमेशा के लिए मेरे पास से सामान चला गया, उसके बदले में पैसा आ गया, करंट अकाउंट। लोन हमने दिया, लोन हमेशा के लिए नहीं चला गया मेरे पास, लोन मेरा पैसा ही रहेगा, वो दूसरा सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो दिस पर्टिकुलर थिंग, बोरोइंग और लोन्स एंड एडवांसेस एटसेट्रा, दे आर माई एसेट। उसके ऊपर इनकम आ रही है वो अलग बात है, तो इसलिए जो बोरोइंग है वो करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, उससे उस पर आने वाला इंटरेस्ट है वो हो सकता है करंट अकाउंट, बिल्कुल हो सकता है, क्या वो करंट अकाउंट, याद रखना इस चीज। बैंकिंग कैपिटल एग्जांपल ले लो, बैंकिंग के लिए मान लीजिए कैपिटल बाहर से आती है और बैंक में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, इस तरह की चीजें जो बैंकिंग डिपॉजिट्स वगैरह हो गए, वो वापस करने तो पड़ेंगे ही, वापस तो करना ही पड़ेगा बैंक को, वो कैसे हो सकता है, परमानेंट इनकम नहीं हो सकती ना, उसके ऊपर ब्याज दे रहे हैं, हाँ वो इनकम है, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट्स, देखो दोनों को कंपेयर करो, अभी हमने पढ़ा था प्राइवेट रेमिटेंसेस और एक पढ़ा है एनआरआई डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स है, जैसे ही टर्म आ गया डिपॉजिट, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अगर डिपॉजिट है तो इसे कभी ना कभी तो वापस करना ही पड़ेगा, तो ये मेरी इनकम थोड़े हो सकती है, इट कैन नॉट बी, ठीक, मेरी लायबिलिटी हुई ना वो, दैट्स अ लायबिलिटी ऑन माई हेड, मुझे वापस करनी है। तो याद रखें, अब मैं समराइज करता हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि इस नेचर का है कि वो इनकम से रिलेटेड है, इनकम से डायरेक्ट कनेक्शन है, इनकम के नेचर का है, करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक। कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका नेचर या तो एसेट है या लायबिलिटी है, ऑब्वियसली एक कंट्री का एसेट दूसरे की लायबिलिटी होती है, दूसरे का एसेट की लायबिलिटी होगी। हिंदुस्तान अगर नेपाल को 500 करोड़ रुपए का लोन देता है, 1000 करोड़ रुपए का लोन देता है, तो वो इंडिया के लिए वो चीज उसकी एसेट है, तो दूसरे के पास पड़ा हुआ है, और नेपाल के लिए वो चीज लायबिलिटी है क्योंकि वो वापस करनी है, सिर पे खड़ी हुई है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो कहने का मतलब जो ट्रांजैक्शंस एसेट और लायबिलिटी के नेचर के होते हैं वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनते हैं, जो इनकम नेचर के होते हैं वो करंट अकाउंट का हिस्सा बनते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, किस नेचर का होगा, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? एफडीआई, बाहर का आदमी, पहले एफडीआई जान तो लो कि क्या है। बाहर का व्यक्ति है, यस एडी एब्सोल्युटली राइट, बाहर का व्यक्ति है, उसने आपके किसी कंपनी में जो है वो पैसा लगाया है, मैं ये कह रहा हूं, आया और उसने पैसा लगाया। पैसा कैसे लगाया है कि उसने क्या कर दिया, आपके यहाँ की डोमेस्टिक जो कोई कंपनी है उसके शेयर्स खरीद लिए। सीधी सीधी बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा फंडा ऐसा समझ लीजिए कि उसने जो है वो शेयर्स खरीद लिए, ठीक। अब शेयर अगर खरीद लिया या स्क्रैच से, जीरो लेवल से एक कंपनी खड़ी की, वहां से आया तो अपना जो है कंपनी बनाई, कंपनी के जो है को रजिस्टर करवाया, उसका जो शेयर्स फ्लोट करवाया, ऐसा कुछ किया, यानी उसका डायरेक्ट स्टेक है। तो वो क्या हुआ हमारे लिए, इंडिया के लिए वो क्या हुआ, इनकम हुआ। उसने जो पैसा कंपनी में लगाया वो इनकम हुआ नहीं, क्योंकि वो जब चाहे तो निकाल के ले जाएगा ना भाई, वो इनकम नहीं हो सकती हमारी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, वो भी कैपिटल के नेचर का, वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या हुआ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सुने हो नाम? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप इस चीज को अगर देख पा रहे हैं तो बस इंडिकेट कर दीजिए कि यस द स्क्रीन इज विजिबल। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं बिना बहुत अधिक समय इसमें नष्ट किए हुए। आप मुझे देख नहीं पाएंगे बट डू नॉट वरी, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम एबल टू सी यू, डू नॉट वरी रीजंस, ओह फाइन। सो अब अगली बात ये हुई, अब आप समझ गए कि करंट अकाउंट इंडिया का जो है और कैपिटल अकाउंट इंडिया जो है, घूम घुमा के अगर इन दोनों को आपस में मर्ज करके देखा जाए तो इंडिया को अगर कुछ पैसा देना बाकी है या इंडिया को पैसा मिलना बाकी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस ऑन दिस फ्रंट that you do not have the money to pay your import bills, as simple as that, your export proceeds do not generate enough money to finance your imports। अगर सिर्फ एक लाइन में बोलना हो कि जितना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का, आपने बहुत बार सुना होगा, वही वाली बात है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वही है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जिसे कहते हैं, कि आपने जितना एक्सपोर्ट किया है उसके से जो पैसा आपको प्राप्त होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपके इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सके पूरी तरह से, तब दिक्कत आना शुरू होती है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तब आपको जो है अपना इंपोर्ट का खर्चा करने के लिए भी लोन लेना पड़ जाए, जब तब समझिए मामला गड़बड़ा रहा है, ठीक है। और स्पेशली तब और गड़बड़ समझिए जब वो इंपोर्ट कंज्यूमेबल्स का हो,
ऐसा चीज जो है जो कि खत्म हो जा रहा है। अरे भाई ऐसे इंपोर्ट के लिए पैसा खर्च करो जो देश में आए, इंडस्ट्री में लगे, आगे चलकर वो जितना पैसा लगा है उससे ज्यादा जनरेट करे तो समझ में आता है। अगर ऐसे इंपोर्ट के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी नहीं है, जो आया और फिर हो खत्म हो गया, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नेचर का हो गया। तो अगर किसी सरकार को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनेंस करना पड़ जाए लोन के पैसे से, तो समझिए तबाही का रास्ता शुरू हो गया। बहुत सिंपल सी बात। वही वाली बात है ना कि जो मैं बहुत कम जानता हूँ फिलोसफी के बारे में, लेकिन जो अपभ्रंश है समाज में, जो तद्भव है उस कॉन्सेप्ट का, चारवाकियन फिलोसफी जिसको कहते हैं, चारवाक की जो फिलोसफी है उसे जो हम लोग सुन पाते हैं, मैं जानता नहीं हूँ कि ये सही है कि नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि उधार लेकर भी घी पियो, उधार के पैसे से भी घी पियो और मौज करो। तो वो वाला जो है इंडिविजुअल के लिए हो सकता है ठीक हो, पता नहीं, लेकिन एक देश के लिए जो है, अर्थव्यवस्था के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहा जाता है। कुल मिलाकर बात ये, ठीक है। तो आप समझ गए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और उसके दो हिस्से जो है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं। इसलिए हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट आपने नाम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट है भाई, ठीक है। यानी आपके जो करंट अकाउंट वाले जो इंपोर्ट्स हैं वो जो है इतने नहीं हो पा रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है इतना जितना कि जो है वो जा रहा है, खर्चा हो रहा है। एफडीआई और एफआईआई आप लोग बार बार सुनते आए होंगे, कोई जानता है एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का क्या मतलब है? देखो सिंपल सा, सीधे अगर कोई बाहर का आदमी आके सीधे जो है उस प्रकार से ही बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे जैसे हम और आप करते हैं, यानी अपनी खुद की कंपनी खोल ले, या कंपनी जो खुल रही है उसमें डायरेक्ट पैसा लगा दे, यानी साथ, ठीक है, इस तरह का अगर करता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट उस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर तमाम इंस्टीट्यूशन जो होते हैं कि हम उसमें पैसा लगाएंगे, अब तुम चाहे जहां लगाओ, हम तुम्हारे में लगाते हैं और जब हमारी इच्छा होगी तो हम लेके उड़ जाएंगे। अब तुम ऐसे समझो ना कि मान लो कोई जो है शेयर मार्केट के थ्रू पैसा लगा रहा है या ऐसे पैसा लगा रहा है, इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब इन्वेस्टमेंट का पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, तो उसमें पैसा लगा रहा है। और एक आदमी है जो यहाँ पर आया, उसने पैसा खर्च किया, हैवी इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल बेस जो है वो क्रिएट किया कंपनी का, जमीन खरीदा, फैक्ट्री लगाया, ये है एफडीआई, ठीक है। जमीन खरीद के लगाया, वो सट से पैसा लेके नहीं भाग सकता भाई, ओवरनाइट वो अपना किला हम तो बेच के जा रहे हैं, वो चाहे भी तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एफडीआई जो है वो ज्यादा, वो जिसे कहते हैं कि अगर वो डायरेक्ट स्टेक्स ले रहा है, डायरेक्ट स्टेक्स लेना और सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट करना एक इन्वेस्टर के तौर पर, ये दोनों, एक ओनर बन जाना और एक सिर्फ इन्वेस्टर बने रहना। तो जिन जिन विधाओं में आदमी खुद ओनर बन जाता है, रिस्क को शेयर करता है, और जो है उसकी ओनरशिप जो होती है वो टेंजिबल ओनरशिप होती है, यानी एसेट्स उसके सामने है और वो एसेट्स जब तक बेचेगा नहीं तब तक उससे भाग नहीं सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता। और फाइनेंशियल, आपने कल देखा नहीं था, फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट, तो इसको उसी टर्म्स में समझ लीजिए कि जब ओनरशिप जो है वो फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों एसेट्स में होती है, तब कहा जाता है कि ये ज्यादा रिलायबल सोर्स है हमारे लिए। और अगर कोई सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में अगर करता है इन्वेस्टमेंट, तो कभी भी बेच बाच के भाग लेगा स्टॉक से। और ये क्राउड मेंटेलिटी की तरह काम करता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप सुना होगा, जो लोग वेल रेड है सुना होगा कि एक आदमी पैनिक करता है ना तो सब पैनिक कर जाते हैं, फिर सटा। आपको आईसीआईसीआई बैंक वाला याद है, क्राइसिस जो बीच में आया, आईसीआईसीआई था ना शायद, अगर याद होगा, हाँ कुछ काफी साल पहले हो गई वैसे तो बात, करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि एक आदमी ने अगर हल्ला कर दिया, क्रेडिबल आदमी ने कि अरे भैया इनके पास ये तो डूब रहा है, बैंक डूब रहा है, तो एक्चुअली बैंक चाहे उस समय ना डूब रहा हो, लेकिन क्योंकि लोग इतना हैवी जो है लाइन लगा डालेंगे, पूरा प्रेशर डाल देंगे कि हमारा भी पैसा दो, हमारा, तो एक्चुअली बैंक डूब जाएगा फिर, ठीक है। इसी को बैंक रन बोलते हैं कि सब लोग बैंक की तरफ भाग रहे हैं कि पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। तो जब सब लोग पैसा निकाले, आप तो जानते, आप अगर हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ आपको इंडिकेट कर देता हूँ, हल्का सा बता देता हूँ खाली कि देखो क्या होता है बैंक। नहीं मैं डिविएट नहीं होना चाहता, सॉरी, बस आप इतना समझ लें कि अगर इकट्ठा ही सब लोग बैंक में पैसा निकालने पे अपना आ जाए तो बैंक तो खत्म हो जाएगा ना। ये तो बैंक इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि एक साथ सभी लोग अपना पैसा नहीं विड्रॉ करेंगे। बैंक के काम करने, मनी मल्टीप्लायर हम लोग पढ़ेंगे तब आप समझेंगे इस चीज को, बहुत जल्दी पढ़ेंगे अगले ही क्लास में। कहने का अर्थ यह है कि यदि सभी लोग अपना अपना पैसा लेकर भागने लगे सटासट, तो फिर एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मैक्सिकन क्राइसिस थी, मैक्सिको में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थाईलैंड वगैरह में और इसमें हुई थी, उसका मुख्य कारण यही था कि हल्ला उड़ा कि अरे डूब रहा है, ये नहीं पैसा लगाना ठीक है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल टाइप के इन्वेस्टर थे, सब अपना अपना पैसा लेके कट लिए, धीरे से निकाल के भाग गए सब। और अगर कोई यहाँ पर जो है फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टेड होता, वो उतनी जल्दी नहीं भागता,
वो फ्लाइट नहीं कर सकता कैपिटल को, कैपिटल फ्लाइट कहते हैं जिसे। तो कैपिटल फ्लाइट जो होती है वो इसी पर डिपेंड करती है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर वोलाटाइल टाइप का इन्वेस्टमेंट है तो लेके सटाक सटाक निकल जाएगा, ठीक है, और इधर से उधर उनको तो मार्केट चाहिए बस, वो तो बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट चाहिए उनको, तो जहां पर उनको ज्यादा मिल रहा होगा इंटरेस्ट, वो लेके आपसे पूरा का पूरा पैसा खींच लेंगे, इतनी इकोनॉमी से इकोनॉमी बैठ जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस, यही फाइनेंशियल क्राइसिस कहलाती है, इन्वेस्टर्स क्राइसिस, ठीक है। तो इसीलिए बार बार आप सुनते होंगे कि जो है हम फॉरेन एक्सचेंज तो आ रहा है, जब अभी तो खैर होती ही नहीं है दुर्भाग्य से, जो बहस मीडिया में होती है वो आप भी जानते हैं कि सब अनफॉर्चुनेटली सारा एजेंडा तय होता है। लेकिन अगर एक अच्छा समझदार विपक्ष जब कभी भी आलोचना करता है सरकार की, सही मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, तो इकोनॉमी पर जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है तो सबसे पहला सवाल ये कहा जाता है कि आप बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, वो वैसा वाला इन्वेस्टमेंट है जो पल भर में ओवरनाइट निकाला जा सकता है बाहर, तो उसका क्या क्रेडिट आप ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह की जो मेच्योर बहस होती है, जो सही डिबेट होता है, उसमें ये चीज, और सरकार के सामने भी ये एक चैलेंज होता है कि एफडीआई वर्सेस एफआईआई में से किसको चुना जाए, किसको प्रमोट किया जाए, कैसे इसको काउंटर करें कि हमारा दोनों में बैलेंस रहे। ऐसा नहीं हो कि रात भर में कोई पैसा 2-4 दिन में जो है निकाल के ले जाए और इंडियन इकोनॉमी पूरी क्रैश कर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ समझ गए आप कि अगर मोटा मोटी देखें तो मैं यहाँ अगर एक लाइन खींच दूं तो ये हो गया आपका इधर, और इतना वाला जो हो गया वो करंट अकाउंट का, है ना। इस प्रकार से आप इसको समझ गए कि करंट अकाउंट होता है भैया, इसमें अगर डेफिसिट हो जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, जब गवर्नमेंट फाइनेंस पढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस, तब आपको फिजिकल डेफिसिट वगैरह के बारे में बताएंगे। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट याद रखिएगा, यहां से करंट अकाउंट, इसमें अगर डेफिसिट हो यानी जितनी इनकम गुड्स एंड सर्विसेज पर हमारा खर्चा हो जा रहा है इंपोर्ट करने में, उतना एक्सपोर्ट करके पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, दैट्स करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, तो अब आप समझ गए कि ओवरऑल जो बैलेंस है किसी भी कंट्री का, ओवरऑल बैलेंस क्या हुआ, करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का, दोनों को अगर एक मर्ज कर दीजिए उसे ओवरऑल बैलेंस कहा जाता है। और इसमें डेफिसिट की सिचुएशन हो सकती है या सरप्लस की सिचुएशन हो सकती है। अब आप सोच कर देखें कि अगर ओवरऑल बैलेंस में सरप्लस आता है, इसका अर्थ क्या हुआ। ये ओवरऑल बैलेंस इंग्लिश का वर्ड नहीं है सिंपल, ये मत समझ लीजिए कि लैंग्वेज का वर्ड है, ये एक्चुअली टेक्निकल इकोनॉमी का वर्ड है ओवरऑल बैलेंस। हाँ, आपको कॉमन लैंग्वेज का वर्ड नहीं लग जाए कि अच्छा ओवरऑल तो सर बोलते रहते हैं वो वाला, नहीं, इसका नाम ही है ओवरऑल बैलेंस, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो ओवरऑल बैलेंस जो है उसमें अगर सरप्लस हुआ, चलिए एग्जांपल बताइए, सरप्लस होता है तो इसका क्या अर्थ है, हमको क्या समझना चाहिए, यानी कि हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया, हमने जब एक्सपोर्ट किए तो हमारे पास खूब सारे डॉलर्स आए, तो पहली प्रायोरिटी क्या थी हमारी कि हम लॉस चुका देते हैं, जितना इंपोर्ट का बिल है वो भी तो चुकाना पड़ेगा। तो हमारे एक्सपोर्ट से आए हुए पैसों से जब हमने अपने सारे इंपोर्ट का खर्चा चुका दिया, उसके बाद भी कुछ डॉलर बच गया, दैट इज सरप्लस। ओके, अब पलट दो सिचुएशन को, हमारा इंपोर्ट इतना हैवी था कि हम जितना डॉलर पाए थे एक्सपोर्ट से वो पूरा खर्चा हो गया, उसके बाद भी इंपोर्ट में कुछ बिल अभी भी बाकी है भरना, तब क्या करोगे, डॉलर तो खत्म हो गया टोटल, डॉलर तो सब चला गया ना, तुम्हारा रिजर्व जितना भी था चला गया, तब क्या करोगे, तब अपने रुपए से डॉलर पहले खरीदोगे फिर बिल पे करना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं है, डेफिसिट होगा तो। देखो नीचे वाले एग्जांपल में वही हो रहा है कि नहीं। मान लो एक सज्जन है जो लिकर का बिजनेस करते हैं, मान लो, ठीक है, और बहुत बीचों बीच में हमने रखा है इनको, इंडिया के बीचों बीच में। क्यों रखा है बीचों बीच में, कोई बता सकता है, ज्योग्राफी का लौंडा या लड़की कोई बताओ, इनको बीचों बीच में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ भी बैन है दारू और इधर बिहार को भी, ठीक है। तो मान लो लिकर का ये बिजनेस करते हैं, लिकर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, लिकर लेके आ गए यहाँ पे। अब इसके बदले में इनको मान लो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बात हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से ये शराब आई, ठीक है, इन्होंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट का इनको पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए जितना भी अपने एक्सपोर्ट से पैसा कमाए थे, सारा डॉलर देने के बाद भी $1 बच गया, ठीक है, $1 अभी भी बाकी है पे करना, $100, $1000 जो भी कर लीजिए, $1 कुछ डॉलर्स बाकी है। तो अब इनके पास तो डॉलर खत्म हो चुका है ना, इंपोर्ट का बिल सारा फाइनेंस करने में चला गया, अभी भी बचा हुआ पैसा, तब ये क्या करेंगे, अपना जो भी रुपया इनके पास है वो उसे कन्वर्ट कराएंगे कि नहीं डॉलर में, फिर डॉलर पाएंगे और ये डॉलर फिर ऑस्ट्रेलिया को पे करेंगे। तो कितना रुपया खर्च करने पर कितने डॉलर मिलते हैं, एक और इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया। पहला इक्वेशन था कि इस सामान को इंपोर्ट करने के लिए हमें कितने डॉलर लगेंगे,
जब तक डॉलर हाथ में था तब तक तो ठीक था, सिंपल था कि लाओ भैया इतना बोतल इतना डॉलर। लेकिन जब डॉलर खत्म हो गया तब एक और समीकरण आ गया पिक्चर में, वो क्या है कि अब रुपए से डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो कितने रुपए खर्च करने से कितना डॉलर मिल रहा है, ये दूसरा इक्वेशन आया। ओके, ये जो रेट है, कितना रुपए पे कितना डॉलर मिलता है, ये बहुत सारी चीजों से फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, और ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी रेट को क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक सवाल तो रह गया कि ये कहां से लेंगे डॉलर, कहां रुपया देंगे। ये जो आपने बना रखा है सर मार्केट टाइप का, ये जो भी बिल्डिंग दिख रही है, ये कहां, ये क्या है, किस जगह है, या किस कंसेप्ट का नाम, ये क्या है भाई जो आप दिखा रहे हैं कि इनको पैसा रुपया देगा और फिर ये डॉलर दे देंगे। ये वही एक मार्केट है, आपको जानना चाहिए, जानते ही होंगे आप, कि जिन इकोनॉमीज की करेंसी इजीली कन्वर्टेबल और एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, मान लो डॉलर, मान लो अमेरिका की बात हो रही हो, तो अमेरिका का डॉलर तो पूरे संसार में चलता है, तो उसको डॉलर दे के कुछ खरीदने की जरूरत है, वो डॉलर से ही पेमेंट कर देगा, उसका इतना एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन हमारा रुपया हो सकता अमेरिका में नहीं चलेगा, हो सकता है अमेरिका में नहीं चले, तो इसलिए हमको डॉलर जो है वो, इसलिए इमर्जिंग इकोनॉमीज जितनी भी होती हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती ये होती है एक्सचेंज रेट। बात को समझो, पूरा मैक्रो पर्सपेक्टिव समझो। जो इमर्जिंग इकोनॉमी होगी, जिसका अभी मार्केट में ब्रांड सेट नहीं है, मार्केट मतलब वर्ल्ड में जिसकी करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी ऐसी नहीं है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर साबित होता है कि अपनी करेंसी से पहले खर्च करो, फिर डॉलर खरीदो, फिर उसमें पेमेंट करो, तब जाके वो एक्सेप्ट करेंगे। ओ समझ गए बात, अभी आगे आएंगे उस पर, डू नॉट वरी। तो कहने का अर्थ है कि फिर ये है क्या, यह चूंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, मेजॉरिटी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट कराना रहता है डॉलर में या एक्सेप्टेबल करेंसी में, इसलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली अ फुल फ्लेज्ड मार्केट हैज कम टू बी इवॉल्व्ड एंड दैट इज कॉल्ड द करेंसी मार्केट, ठीक है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो है हिमालय के पास है या कहीं और है, नहीं, ये मार्केट है, हर जगह चल रहा है, हर इकोनॉमी में मार्केट होता है कि आप पैसा रुपया दीजिए और उसके बदले में आपको डॉलर मिल जाएगा, जो भी एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से। तो रुपए, अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को टेस्ट करने के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर डॉलर मजबूत हो जाए, सुनते तो बहुत है, आज कॉन्सेप्ट चेक हो जाए, कहें अगर मैं कहूं कि डॉलर एप्रिशिएट हो गया, यानी डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत हो गया, यानी माना कि ऑर्डिनरली 1 रुपए के 100 रुपया देकर तब $1 मिलता है, माना, अरे रहने दो, पता चला कहीं, कहते हैं ना सरस्वती बैठी रहती है जबान पे, ऐसा काहे बोला जाए यार, अपने देश का नुकसान का है, वो 100 काहे करें, इसको कम रखो, इसको जो है कम रखते थोड़ा, ठीक है, इसको मान लो 60 रुपया रख लो, 60 रुपया देने पे $1 मिलता है, अभी ये स्थिति है। अगर समय ऐसा आ जाए कि 70 रुपया देना पड़ जाए $1 के लिए, तो हम कहेंगे कि नहीं कि डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत हो गया, है ना भाई, 70 रुपया खर्च करके तब अब डॉलर मिल रहा है। मेरा सवाल यह है कि इस घटना का, जो अभी अभी आपके सामने हुई है ये घटना, मान लीजिए वाकई ऐसा हो गया, 60 से 70 हुआ, इस घटना का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा, इसकी सबको क्लैरिटी है कि नहीं, होनी चाहिए, बस इसलिए मैं बता रहा हूं। आप जानते होंगे कि अगर वही एग्जाम्पल हुआ जो अभी लिए थे शराब वाला, जरा सोच के देखिए भाई, ये जो भाई पैसा इतनी आसानी से दे रहे थे, जब तक इनके पास डॉलर है, तब तक उन्होंने खर्चा किया, तब तक इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि डॉलर इनको मिला हुआ था, अपने खुद के एक्सपोर्ट से कुछ डॉलर कमाए हुए थे, तो जब तक उनके पास डॉलर था तब तक तो बिल पे करते गए। जैसे ही डॉलर खत्म हुआ, अब मान लीजिए उसी बीच में 60 से 70 रुपए का हो गया $1, 60 रुपए था और उससे 70 रुपए हो गया, तो अब इनको वही $1 पाने के लिए 60 की बजाय 70 रुपया खर्च करना पड़ेगा कि नहीं, अधिक रुपया खर्च करके तब इंपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं, इंपोर्ट का बिल अधिक पैसा, तो इंपोर्ट सफर किया कि नहीं किया। अब आप समझ रहे हैं बात, ये करेंसी फ्लक्चुएशन जो कहते हैं, तो एक्सचेंज रेट की जो फ्लक्चुएशन है वो किस प्रकार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को असर करता है, आप जान गए होंगे, छोटी सी चीजें बताना चाह रहे थे। अब सवाल ये आता है भाई कि एक्सचेंज रेट, अगर बात की जाए कि एक्सचेंज रेट जो होती है, उसका एक शब्द आता है कि डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, और एक शब्द आता है डिवैल्यूएशन, ये भी शब्द सुने होंगे। अब मूल्यन और ये इस तरह की बात होती रहती है कि एक तो डिप्रिसिएशन बोलते हैं और डिवैल्यूएशन भी कभी कभी बोलते हैं, दोनों में बहुत आसान अंतर है, सिंपल सी बात है। अगर यह दोनों का जो मुकाबला चल रहा है, इन दोनों करेंसीज का मुकाबला जो चल रहा है, अभी मार्केट के हिसाब से तय हो रहा है ना भाई,
मार्केट के हिसाब से तय हो रहा है, जैसा जिसकी जितनी डिमांड होगी, रुपए की ज्यादा डिमांड है कि डॉलर की ज्यादा डिमांड है, ये भी गुड्स है ना। हम और आप अभी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये भी एक तरह से गुड्स है। करेंसी है तो क्या हुआ, मार्केट में आ गया है, अगर एक को देकर दूसरा खरीदा जा सकता है, रुपया देकर डॉलर, तो ये भी गुड्स के जैसे ही है ना। डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं उनको ये भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर ऐसा है, तो अगर मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए और रुपया और डॉलर आपस में मार्केट के फोर्सेस के हिसाब से अप डाउन होते रहें, ठीक, तो ये फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हुई। ठीक है, ये फ्लोट करती है मार्केट में अपने हिसाब से, और कभी रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, कभी डिप्रिशिएट कर रहा है, कभी डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, डिप्रिशिएट, जो नेचुरली मार्केट में होता है डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के कारण और करेंसीज के म्यूचुअल स्ट्रेंथ के कारण, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। आज रुपया डिप्रिशिएट कर गया, आज रुपया डिप्रिशिएट ये हो गया, ठीक। और जब कहीं किसी देश की सरकार माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन वगैरह के लिए, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी की तुलना में जानबूझकर एक्टिवली ऊपर या नीचे करे, उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। कंफ्यूज ना होना, समझे बात। डिवैल्यूएशन इज एन एक्ट ऑफ बाय द गवर्नमेंट, डिप्रिसिएशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो डिवैल्यूएशन किया जाता है, किन सिचुएशन में डिवैल्यूएशन होता है बताइए। अभी इसमें तो ठीक है, स्कोप कम है, जो लोग जानते होंगे आप कि डिवैल्यूएशन कब कब हुआ है इंडिया में। डिवैल्यू क्या रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ है? हाँ ठीक, अरे सब लोग लिख रहे हैं, मैं चैट बॉक्स देखा नहीं था। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, गुड आंसर्स। हाँ बिल्कुल कुशाग्र, सही बात है, डिवैल्यूएशन हुआ है। आप अब यही आपका होमवर्क है, आप देखेंगे कि डिवैल्यूएशन कब हुआ था रुपए का और किन कंडीशंस में करना पड़ा था। आप समझ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अब आप बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुनते रहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व जो है, ये भी तो बताइए कि फॉरेक्स रिजर्व की इतना इतना बातचीत क्यों होती है फॉरेक्स रिजर्व पे। क्या फॉरेक्स रिजर्व्स वाकई किसी कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर होता है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है किसी इकोनॉमी की, क्या फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से नापा जाना चाहिए कि अरे भाई इनके पास तो बहुत फॉरेक्स रिजर्व है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जो सबल कंट्री है। सच बताऊं आपको, तो अगर आप जरा भी कॉमन सेंस लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली फॉरेक्स जो है वो मैटर किसके लिए करता है, जिसकी डोमेस्टिक कंट्री की हालत, डोमेस्टिक करेंसी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सही बात है कि नहीं है? अगर उसका डोमेस्टिक कंट्री जो एक्सेप्टेबल जैसे ही ज्यादा हो जाएगा, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, फॉरेक्स उसका है रिजर्व रखेगा। अरे भाई रिजर्व इसलिए रखना पड़ता है कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए इंपोर्ट करने को, फाइनेंस करने की, यही तो है। और उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है आज की तारीख में? आप सब जानते हैं, यही तो दिक्कत है। ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इंपोर्ट ही करती है ना। बहुत मुट्ठी भर लोगों के पास ऑयल है। और अब आप देखेगा, आप जरूर देखेगा कि जो कंट्री का एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा होमवर्क नंबर 2 नोट करते जाइए, घबराइएगा। होमवर्क नंबर 1 डिवैल्यूएशन कब और किन परिस्थितियों में हुआ। होमवर्क नंबर 2, आज की तारीख में भारत अपने पूरे खर्चा जो है, जो नेशनल एक्सपेंडिचर है, उसका कितना % ऑयल इंपोर्ट में खर्चा हो जाता है। इससे आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये तो बहुत मेजर पार्ट होता है। ऑयल इंपोर्ट का पैसा भरना भी, जो क्रूड ऑयल वगैरह जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका पैसा भरना भी बहुत बड़ा, इंपोर्ट बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें जाता है। तो अगर ऐसा है, हैवी डिपेंडेंस है मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज की, मान लीजिए स्पेशली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो देखो पहले ही वो इससे जो है वो जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 से पहले से ही जूझ रहे हैं कि उनकी जो करेंसी है वो वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा, या जो भी कंट्री है जहां से इंपोर्ट आ रहा है उसकी करेंसी में करना पड़ेगा। नंबर 2, कब पता नहीं कौन सा फाइनेंशियल रिस्क आ जाए, जो है उठापटक हो जाए मार्केट में, ठीक है, तब उस गैप को, जिसे कहते हैं ना, शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। जो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। ये भी हम पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। अभी जब मॉनेटरी पॉलिसी और ये सब पढ़ेंगे तो ये आएगा। फिर ऑयल इंपोर्ट पर हैवी डिपेंडेंस बनी हुई है, लगातार दशकों से बनी हुई है सभी कंट्रीज की। सारा गाड़ी घोड़ा जो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, फ्यूल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी का अलग चैलेंज है कि जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी वर्सेस फॉरेन करेंसी है, उसका एक्सचेंज रेट का आपस में जो है वो अलग स्टेबलाइज करना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन 4 कारकों से
फॉरेक्स को भी कभी कभी इमर्जिंग इकोनॉमीज में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का इंडिकेटर माना जाता है, कि जिसके पास जितना ज्यादा हो उतना ही आसानी से वो शॉक से उबर सकता है। अंडरस्टूड? ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो अब दो चार ऐसे जो एकेडमिक क्वेश्चंस का भी जो है जवाब हमने देख लिया। अब मान लीजिए सवाल पूछे जो हमने आज और कल में मिला के डिस्कशन किया, उसमें कुछ मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ छोटे छोटा पॉइंट्स के। मान लीजिए ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि इंडियाज सेविंग रेट हैज बीन हिस्टोरिकली लो, ठीक है, या सेविंग रेट का लो होना इंडिया के जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ न होने का एक बड़ा कारण है। हो सकता है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है ऐसा, लेकिन इससे रिलेटेड मान लीजिए किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लो सेविंग रेट एंड लो इन्वेस्टमेंट हैव बीन प्लेगिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ सिंस द लास्ट 40 इयर्स और 50 इयर्स, और ऐसा करके आ जाता है। सेविंग रेट आप सब जानते हैं कि 2007-8 में ही सबसे ज्यादा हुआ था। उससे पहले हालत बहुत अच्छी नहीं रहती थी। पहले 50 साल में कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी। एक ही बार हाई आया था, आपको याद है? तो ग्राफ दिखा देते हैं एक बार, जल्दी से आपको याद आ जाए। ये देखिए, एक ही बार ऐसा हुआ था कि जब, ये देखिए, 2 बार कह लीजिए, चलिए पहले 50 साल में 2 बार ऐसा हुआ है खाली, छोटे छोटे पीरियड के लिए, कि सेविंग रेट जो है बहुत हाई रहा हो। अदरवाइज 1990-91 के रिफॉर्म से पहले एक ही बार ऐसा हुआ था, ये इस वाले सिचुएशन बस। और आप देखेंगे जब आप इंडेप्थ एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी तब होता था अक्सर जब फसल खूब अच्छी हो जाती थी, जब अच्छा मानसून रहा, अच्छी फसल हो जाए, यानी हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। सेविंग रेट भी एग्रीकल्चर के परफॉर्मेंस पर कई डिपेंड करती पाई गई। तो अगर मान लीजिए सवाल पूछा, यही रहते हैं, इसी से आपको रहते हैं, सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई आप क्या क्या मुख्य कारण है, तो फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारी सेविंग रेट क्यों लो रही है। तो भाई पहला कारण ही यही है कि हमारा पर कैपिटा इनकम हमेशा से लो रहा है। तो जब इनकम ही कम है तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही ज्यादा हो जाएगा ना भाई, सेविंग के लिए पैसा नहीं बचेगा, नंबर 1। नंबर 2 बताइए कि भाई हमारे यहाँ पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो टैक्स एग्जम्प्ट रखा गया, तो वहां का एक ह्यूज पोटेंशियल जो सेविंग का है वो बचा हुआ है। तो बोलेगा ह्यूज पोटेंशियल से आपका क्या मतलब है? गरीब किसान का 80% तो मार्जिनल है। तो बोलो हाँ, लेकिन बात ये नहीं है, सच्चाई ये भी तो है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो उन्हीं 10 या 20% लोगों के में तो असली पैसा वही कमा रहे हैं। जो बाकी सोसाइटी के लिए सच है वही एग्रीकल्चर फील्ड के लिए भी सच है, कि जो टॉप 10% के बड़े फार्मर्स हैं वो खूब अच्छे से कमा रहे हैं, उनको टैक्स एग्जम्प्ट करना उनके लिए कहाँ का लॉजिक है? बिल्कुल सही लॉजिक नहीं। तीसरी चीज कि जो है इंडिया में 1980 के ही दशक से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट खूब अच्छे से आया है सोसाइटी में। आप देख लीजिए, सोने के प्रति, हीरे के प्रति, डायमंड के प्रति, इन सब चीजों के प्रति जिनका कोई लेना देना नहीं है जीवन की उपयोगिता से, जीवन की जो है गुणवत्ता से सीधा कोई संबंध ना भी हो, लेकिन उस पर हम लोग जबरदस्त खर्चा करते हैं जो एफ्लुएंट लोग। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का अर्थ ये होता है कि वो खर्चा सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया कि देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ये वाला है, ठीक है। मोबाइल फोन लोग खरीदता है, हम तुम्हें बताओ, अब हंसते हंसते दिमाग खराब हो जाएगा। कोई किसी पर्टिकुलर उसके व्यक्ति का नहीं करना चाहते, किसी क्षेत्र का मजाक, लेकिन ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पे, ऐसी कम्युनिटी भी है यहाँ पे गुजरात में, जो एप्पल का वो खरीदते हैं लैपटॉप, ठीक, एप्पल का लैपटॉप खरीदते हैं 1.5 लाख रुपए का, उसके बाद उसमें क्रैक करा के विंडोज चलाते हैं। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद उसमें विंडोज चला रहा है, क्योंकि चलाना तो विंडोज ही आता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू चाहिए एप्पल की, तो उसको क्रैक करा के बूट कैम्प के थ्रू और ऐसा ऐसा करके जो है उसमें भी विंडोज चला रहा है। तो काहे लिए थे भाई, फिर एप्पल क्यों लिए थे? उससे आधे दाम में मिल जाता। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कई बार होता है, ठीक है। गाड़ी घोड़ा जो है वो बड़ा ले लेगा, लोग लैविश वो बना लेगा, बंगला बनाएगा जो है जिसमें 14 कमरे होंगे, और उसके बाद रहाय वाले उसमें जो है 2 जने हैं। तो इस तरह से चीजें इस तरह से होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात आ जाती है। इसी डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की हमने कल बात की थी ना, कि जापान बहुत वाइजली इसी चीज से बच गया। जब वो रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था तो जापान ने अपनी सोसाइटी पर वो चीज हावी नहीं होने दी, एक्टिव एफर्ट से। बहुत बढ़िया केस स्टडी है, आपको अभी नहीं, इंटरव्यू के समय पढ़िएगा। इंटरव्यू जब आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी तब समय रहेगा, तब ये सब पढ़ा करिएगा, ताकि जवाब अच्छे जवाब दे सके। चौथी चीज जो पहली क्या हो गई, लो पर कैपिटा इनकम हो गया। फिर हमने क्या, एग्रीकल्चर इनकम को क्यों एग्जम्प्ट किए हुए हैं। तीसरा चीज, लोगों में डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है कि अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर किया करते हैं, तो सेविंग बचती ही नहीं है कि सही जगह इन्वेस्ट हो सके। चौथी चीज क्या है कि जो हमारा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है, ये दोनों भी आवश्यकता अनुसार जो है वो परफॉर्म नहीं किए हैं। प्राइवेट सेक्टर किस चीज से परेशान है?
उसमें मेन दिक्कत प्राइवेट सेक्टर में क्या है, इफिशियंसी, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी वैसी नहीं रही है, वैसी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी हो भी रही है उसमें जो कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव मन चाहा जो है वो सैलरी लिए जा रहे हैं, पूरा प्रॉफिट सोखे जा रहे हैं, तो जो कंपनी के हाथ में सेविंग हो सकती थी वो कंपनी के हाथ में एक्सपेंडिचर हो गया और सारा मजा लूट ले गए जो इंडिविजुअल्स, वो लेके चले गए, जो लेविश है, जो पहले से एफ्लुएंट है वो और एफ्लुएंट होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको डेटा में एग्जांपल में बात करूं तो एशियन कंट्रीज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 7 से 14%, 7% टू 14% तक कंट्रीब्यूशन रहा है प्राइवेट सेक्टर का सेविंग्स में, जस्ट इमेजिन। और हम लोगों का हालत एवरेज निकाल लीजिए तो 3.7%, यानी जो एशियन कंट्रीज में मिनिमम है उसका भी आधा, 7 से 14 की उनकी रेंज है और हम 3.7% है, तो यानी प्राइवेट सेक्टर ने जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। पांचवा पॉइंट, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या दिक्कत हुई है, मैनेजरियल एफिशिएंसी, हम लोग तो बात कई बार कर चुके हैं, ठीक है। प्राइस पॉलिसी नहीं ठीक है, आपने यही डिसीजन नहीं ठीक से लिया है कि हमको किस सेक्टर में उतरना चाहिए, किसमें नहीं उतरना चाहिए, जिनमें उतर गए हैं उसमें मैनेजरियल एफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी के साथ साथ और नहले पे दहला है कि करप्शन है, सारा पैसा बीच के लोग खाए जा रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो इस प्रकार इन कारणों से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सेविंग रेट जो है वो लो रही है, ठीक है, इसलिए सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट उतने अच्छे से नहीं हुआ है। तो पूछेगा कि समस्या बताने वाला, देखो भाई मोहल्ले में, ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, मोहल्ला में एक लेवल तक ही अल्ट्रासाउंड मशीन की जरूरत है, उसके बाद डॉक्टर का जरूरत है, क्लिनिक का, ऐसा ना, प्रॉब्लम बताने वाले बहुत हैं, थोक के भाव में खड़े हैं, हर गली नुक्कड़ चौराहा जो है जिसे कहते हैं कि ढाबली पे, उनसे पूछ लीजिए कि कैबिनेट में क्या फैसला होना चाहिए, वो तुरंत बता देंगे आपको। तो प्रॉब्लम्स गिनाने वालों की कमी नहीं है लाइफ में, तो डू नॉट बी दिस ऑफ दिस कैटेगरी कि हमेशा फॉल्ट फाइंडर, आप सोल्यूशन भी दीजिए। यही डिफरेंस होता है। अक्सर जो आप लोग पूछते हैं हमसे कि सर हमको तो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करना है ना, नहीं तो यूपीएससी नंबर काट लेगा, यही डिफरेंस है कि अगर आप हॉलो क्रिटिसिज्म सिर्फ कर रहे हैं, प्योर क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं, आप सोल्यूशन, आपका ओरिएंटेशन नहीं है, उसे कहते हैं कि इसमें फिर नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप सोल्यूशन वाला कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, सोल्यूशन वाला तो क्या होगा। तो अब जब प्रॉब्लम आप जानते हैं तो सोल्यूशन बताइए भाई। हाउस होल्ड सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लिए एक एक दो पॉइंट बताते हैं, चलिए सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि क्या कहा जाए, मतलब हम क्या सोल्यूशन क्या दिया जाए। तो आप बताइए भाई कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है, सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए सरकार को कि थोड़ा सा सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन लेते हुए अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो इकोनॉमी में घूमते हैं, जिनमें ह्यूज डिमांड में जो रहते हैं, अननेसेसरी की ह्यूज डिमांड में रहते हैं, जो जिनका कि जीवन की गुणवत्ता से कोई संबंध नहीं है और जो सेविंग्स को पूरा कंज्यूम लिया जा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी उसको रेगुलेट करे तो अच्छा रहे। ओके, सो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अननेसेसरी गुड्स, ये अननेसेसरी सिर्फ मैं इंग्लिश वाला वर्ड नहीं बोल रहा हूं, ये वेल रिकॉग्नाइज्ड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है अननेसेसरी गुड्स का, कभी बाद में बताएंगे उसको। तो अननेसेसरी गुड्स पे जो ह्यूज एक्सपेंडिचर हो रहा है, लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसे रेगुलेट करा जा सकता है कि नहीं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो टैक्स की है उसको एडजस्ट किया जा सकता है कि नहीं, कि थोड़ा भाई जो है सेविंग के लिए लोग प्रमोट हो, है ना, सेविंग के लिए लोग जो थोड़ा सा जो है उनको जो है प्रोत्साहन मिले। इन्फ्लेशन सोच कर देखिए, अगर किसी का इंटरेस्ट, बहुत आसान सी भाषा में समझिए इस चीज को, कि मैंने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, मुझे बैंक से जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से कम है, कभी जिंदगी में मेरा सेविंग होगा और घर से जाएगा, घर से ही चला, सेविंग्स और घर से चला जाएगा। एफडी में जितना पैसा जिसमें भी रखे हैं उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे चीजें महंगी होती जा रही हैं, सेविंग होगी ही नहीं। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो आप इस पैराडॉक्स को, इस डायलेमा को समझ रहे हैं? क्या आपने गाहे बगाहे जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज में नहीं पढ़ा है कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन अच्छी होती है ग्रोथ के लिए? पढ़ा है ना, याद होगा आपको। थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन ठीक होती है। तो वो थोड़ी बहुत का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि बस इन्फ्लेशन इतनी ना हो जाए कि सेविंग्स को खा जाए। समझ गए बात? हाँ, तो इन्फ्लेशन सिर्फ सिंबॉलिक हो, इतनी हो कि ग्रोथ के इंजन की तरह काम करे, डिमांड के इंजन की तरह जरूर काम करे, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि लोगों की सेविंग खा जाए। यही पैराडॉक्स होता है। और क्या होना चाहिए हाउस सेक्टर के लिए भाई? कि लोगों में, रूरल इंडिया में स्पेशली, बैंकिंग हैबिट को अगर इनकलकेट किया जाए कि अरे भैया घर पे काहे धरे हो पैसा,
बैंक में जमा कर दो, 2-4% इंटरेस्ट ही मिलेगा। बैंकिंग हैबिट जो होती है, बैंकिंग तो अब काफी एक्सपेंड कर गई है, बैंकिंग एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एक्सपेंड कर गया है, ऐसा नहीं है। गली गली मतलब गांव गांव में पहुंच गई है, जो ग्रामीण शाखाएं नहीं होती है बैंक की, वो पहुंच गई है। बात है उनकी हैबिट्स, रूरल जो पॉपुलेशन है उसकी हैबिट्स में बैंकिंग को इंकलकेट करना। तो ये सब आप सजेशन दे सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को सुधार करने के लिए कि उसमें सेविंग की प्रवृत्ति बढ़े, क्या किया जाए? पहले वही कर देते हैं कि डायरेक्टर और टॉप एग्जीक्यूटिव को जो मनचाहा पैसा दिया जाता है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उस पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, सीलिंग लगा देनी चाहिए सैलरीज पे कि भाई इससे ज्यादा पेमेंट नहीं किया जा सकता, या आपके प्रॉफिट का आप इतना परसेंट पे कर सकते हैं। इनकम टैक्स में एक्ट में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। डिविडेंड अपने मर्जी से डिक्लेयर किए जा रहे हैं, अपने मर्जी से बांटे जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको मैक्रो इकोनॉमिक जो साइकिल है प्रॉफिटेबिलिटी की, बिजनेस साइकिल जिसे कहते हैं, उसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए। जो कुछ भी हो उसके अकॉर्डेंस में हो। कुछ मुट्ठी भर लोग मिलकर टॉप 100 कंपनीज का प्रॉफिट अपने हिसाब से नहीं सब्ज्यूम कर ले जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा है भी, आपको जानना चाहिए कि कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इस प्रकार की टेंडेंसीज को डिस्करेज करते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर में क्या किया जा सकता है भाई? सबसे पहला काम ही यही कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर की सेविंग का सीधा सीधा संबंध एग्रीकल्चर इनकम से है। आप एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल बना दीजिए, रीजनेबल जो भी स्लैब सिस्टम हो उस हिसाब से बना दीजिए, और टैक्स के रूप में जो पैसा आएगा पब्लिक सेक्टर सेविंग ही तो हो गया, वो सीधे सीधे पब्लिक गवर्नमेंट के हाथ में आ गया ना पैसा, सीधे सीधे टैक्स मोबिलाइज हो गया फिस्कल मेजर से। फिर लग्जरी आइटम्स को हैवीली टैक्स कर सकते हैं, जिसमें 90% जनता का कोई, जब डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात कर रहे हो भाई, हम और आप अभी यही तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लोगों में डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन करने के चक्कर में खरीदे फर्जी चीजें, उसको हचक के टैक्स कर दीजिए। तो लग्जरी गुड्स को अच्छे से टैक्स कर दीजिए, हैवीली टैक्स कर दीजिए। तो जो पेट्रोल को अच्छे से टैक्स किया जा रहा है, इसको आप राजनीतिक रूप से चाहे जितना चिल्ला लीजिए, लेकिन आप बताइए कि पेट्रोल को कौन लोग, वही गैस सिलेंडर पर चले जाएंगे, तो ये लॉजिक नहीं सही बैठेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पेट्रोल भाई जो गाड़ियां चलाते हैं तो खुद ही वेल ऑफ है, तो थोड़ा बहुत टैक्स दे भी देंगे तो क्या चला जाएगा। लेकिन अब वही पे बाइक वाले भी बेचारे हैं जो किसी तरह से मोपेड अपना मैनेज कर रहे चला रहे हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई लग्जरी गुड्स विच डू नॉट अफेक्ट द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड देन टैक्स देम हैवीली। डायमंड कोई खरीदे तो एकदम रगड़ दीजिए, जो मन करना हो करिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स वाले गुड्स और लग्जरी आइटम्स को हैवी टैक्स कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अरे अपना टैक्स बेस बढ़ा लीजिए भाई, इतना बात हो रहा है। आपके 130 करोड़ लोगों में से अगर 2-4 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं, तो आपको अपना टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है? कितना ऐसा पॉपुलेशन है जो पैरेलल खड़ा करके बिजनेस चला रहा है, लेकिन वो कहीं आपके टैक्स नेट में ही नहीं है। इससे सबसे जो है वो मोबिलाइजेशन होगा, पैसे जो है सरकार के पास ज्यादा आएगा। और एक मिनट के लिए भी सोच लीजिए भाई कि जिस सेक्टर में आप जानते हैं कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ही होना है, उसमें थोड़ा कम कीजिए। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को लाएंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, और जो है आपको खुद इन्वेस्ट भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात, इस बात को, ये इशू समझ गए? तो आप सजेशन लिखना हो तो 10-15 पॉइंट हमारे पास है, इसमें से हम कोई भी 4-5 पॉइंट लिख ले गए तो समझिए आंसर जो हमारा अच्छे से हो गया। बात समझ गए? बाकी का मुझे लगता है सर अभी आ चुके हैं, सर ज्वाइन कर लिए हैं, तो बाकी की चीजें जो है वो अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है।